सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें भले ही मैंने बुलेट पॉइंट्स यूज़ करे हैं, लेकिन इसमें हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिले हैं ताकि आप मेंस का आंसर राइटिंग कर सकें। ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू फोकस इंडिया। मैं हूं मुस्कान। जैसा कि आप लोगों ने अनाउंसमेंट में आज देख ही लिया होगा कि हम UPSC 2020 के लिए मेंस का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन सोसाइटी। हम GS पेपर के थ्रू चलेंगे। जैसे कि आज हम GS पेपर 1 कंप्लीट करेंगे पहले हम, जिसमें एक भाग है इंडियन सोसाइटी। इसकी लगभग 9-10 क्लासेज होंगी। इन क्लासेस में ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आज हम पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है अर्बनाइजेशन, यानी नगरीकरण। नगरीकरण वैसे इंडियन सोसाइटी में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है। ये मेंस का पार्ट है। लेकिन अगर UPPCS प्री की बात करें तो प्री में भी इसके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी वीडियोस में हम सारा मेंस के थ्योरीज कंप्लीट कर लेंगे तो हम लास्ट में एक प्री के लिए भी वीडियो डाल देंगे, जिससे कि आपको UPPCS प्री में फैक्चुअल हेल्प हो जाएगी। अब अर्बनाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, यानी अर्बनाइजेशन से हम मोटा मोटा समझते क्या हैं। अर्बनाइजेशन का सीधे सीधा मतलब ये होता है किसी छोटी जगह का शहर बन जाना, या फिर ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर प्रवास करना। जितने ज़्यादा गांव शहर बनेंगे, मतलब ये है कि नगरीकरण बढ़ रहा है, और जो गांव से लोग शहरों में आते हैं तब भी नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। तीसरा ये कि अगर कोई लोग कृषि के स्थान पर शहरों में जैसे अन्य व्यवसाय, जैसे कि अगर द्वितीय क्षेत्र के जो व्यवसाय होते हैं, विनिर्माण, उद्योग, प्रबंधन को अपनाएं और इन्हीं के अनुरूप अपने व्यवहारों में भी परिवर्तन करें, मतलब अपने बिहेवियर चेंज करें, तो उसको भी हम नगरीकरण का रूप कहते हैं या फिर नगरीकरण कह देते हैं। अब लोगों का कृषि से हटकर विनिर्माण, उद्योग, प्रबंधन, इनमें जो प्रवृत्ति होती है वो निरंतर बढ़ती जाती है, विस्तार की प्रक्रिया है। अगर कोई लोग या फिर कोई शहर इस जगह पर रुक जाएगा तो नगरीकरण की प्रवृत्ति रुक जाएगी, और मतलब वो जगह विकास नहीं कर पाएगी और अन्य शहर उसकी तुलना में ज़्यादा विकास कर जाएंगे। तो वो नगरीकरण की सही प्रक्रिया नहीं है। मतलब सीधे सीधे ये है कि नगरीकरण एक विस्तार की प्रक्रिया है, जिसमें लोग अपने व्यवहारों में निरंतर परिवर्तन लाते रहते हैं। जैसे कि आज हम एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो कल हम लैपटॉप यूज़ करना सीखेंगे। एक चीज़ से दूसरी चीज़ की ओर बढ़ना, ये नगरीकरण कहलाता है। अब कस्बों और शहरों के आकार में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जैसे जनसंख्या में भी, जैसे नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। यही कारण है, यही नगरीकरण के महत्वपूर्ण आयाम होते हैं कि कस्बों और नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होना और कस्बों और नगरों की संख्या में भी वृद्धि होना, ये नगरीकरण के आयाम कहे जाते हैं। नगरीकरण वैसे तो सीधे तौर पर औद्योगिकरण से जुड़ता है कि औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण को बहुत ज़्यादा जोर पड़ा है। वैसे और भी कारण हैं नगरीकरण बढ़ने के, लेकिन औद्योगिकरण में एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अब भारत में नगरीकरण की बात करते हैं तो भारत में नगरीकरण स्वतंत्रता के पश्चात की एक अवधारणा मानी जाती है। क्योंकि इसीलिए स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि हमने स्वतंत्रता के समय हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, जिसमें निजी सेक्टर को इक्वली ग्रो करने का हमने जगह दी थी, जिसकी वजह से नगरीकरण बढ़ा है। अब निजी सेक्टर को बढ़ावा देने से मतलब ये है कि लोग इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, जिससे कि औद्योगिकरण बढ़ेगा, और औद्योगिकरण बढ़ेगा तो लोग गांव से शहरों में रोजगार की तलाश से जाएंगे और नगरीकरण स्वयं बढ़ जाएगा। अब भारत में नगरीकरण कुछ आंकड़ों के आधार पर देख लेते हैं। 1901 में भारत में 11.4% जनसंख्या नगरीकृत थी, और 2001 में 28.53%, लगभग 28% जनसंख्या नगरीकृत थी। लेकिन 2011 में ये आंकड़ा 31.16% है। ये हमारी नगरीकरण की प्रवृत्ति रही है भारत में बढ़ने की, या फिर इस दर कह लो कि ये दर से नगरीकरण बढ़ा है। अब देख सकते हैं कि 100 साल में इतनी वृद्धि नहीं हो पाई है जितनी इन 10 सालों में बढ़ रही है। यानी नगरीकरण एक तीव्र गति से बढ़ती हुई प्रक्रिया है। अब विश्व में नगरीकरण को जानने के लिए, नगरीकरण की विश्व में प्रवृत्ति जानने के लिए एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2014 रिपोर्ट। ये 2014 में लास्ट पब्लिश हुई थी। उसके बाद इसका संशोधित स्वरूप आता है सामने। लेकिन 2014 की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था वो हम जान लेते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चाइना और इंडिया, अगर इन दो कंट्रियों की पॉपुलेशन मिला दें तो इन दोनों कंट्रियों की पॉपुलेशन मिलके वर्ल्ड की अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन की 30% के बराबर है।
यानी चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन मिलके विश्व की कुल नगरीकृत जनसंख्या की 30% इन दो देशों में रहती है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि अगर चाइना और इंडिया के साथ अगर इन बाकी देशों को भी 5 देशों को मिला लें, यूएसए, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान और रशिया, तो ये विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से भी अधिक अर्बनाइज्ड है। यानी टोटल अर्बनाइज पॉपुलेशन वर्ल्ड में जितनी है उसका 50% से अधिक इन 7 देशों में निवास करता है। चाइना की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 758 मिलियन पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड है, और वहीं इंडिया की 410 मिलियन पीपल या फिर लोग अर्बनाइज्ड हैं। अब वही नगरीकरण की परिभाषा जान लेते हैं कि नगरीकरण की परिभाषा क्या है, किन पैमानों के आधार पर आप किसी गांव, कस्बे या शहर को आप नगर का संज्ञा दे सकते हो। और वहीं हम नगरीकरण से संबंधित कुछ शब्दों को जानेंगे, कुछ शब्दावलियों को जानेंगे, जहां हम आगे अगर इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम अगर उन वर्ड का यूज़ करें तो आपको समझने में दिक्कत ना आए कि ये वर्ड का मीन क्या है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो यूज़ हो जाएंगे आपको पूरे पैराग्राफ में, लेकिन अगर उनका मीन नहीं पता है तो उस पैराग्राफ का मतलब समझ में नहीं आएगा। अब नगरीकरण की परिभाषा समझते हैं। अब नगरीकरण की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है वैश्विक स्तर पर कि हाँ कि विश्व में एक सर्वमान्य परिभाषा है जो हर देश पर समान रूप से लागू होती है। ऐसी नगरीकरण की कोई परिभाषा अभी तक नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हर देश के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं, अपनी अपनी रीजनल समस्याएं हैं, रीजनल सुविधाएं हैं, जिनके अनुसार वो अपने क्षेत्र में नगर को बांटते हैं। लेकिन कुछ फिक्स मानदंड हैं जिनके आधार पर आप किसी क्षेत्र को नगर कह देते हो, जैसे कि वहाँ पर जल आपूर्ति, विद्युत, जनसंख्या घनत्व हो गया, पक्की सड़कें हो गई, जनसंख्या अनुपात हो गया, कितने लोग गैर कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये सारे वो अनुपात हैं या फिर मानदंड हैं जिनके आधार पर नगरीकरण की परिभाषा बनती है, किसी नगर की परिभाषा बनती है। लेकिन अगर कोई देश चाहे तो इन सब मानदंडों को यूज़ कर ले, या फिर अगर कोई देश चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार कुछ मानदंडों को यूज़ करे, उनके अनुसार वो अपने यहाँ पर नगरीकरण की परिभाषा बनाते हैं। अगर भारत में देखा जाए, भारत में नगरीकरण की क्या परिभाषा है, तो 1961 की जनगणना में नगर टाउन को या फिर नगरीय टाउन को किन आधारों पर बांटा गया था उनको जान लेते हैं। तो भारत में नगरीकरण में 5000 जनसंख्या न्यूनतम अगर किसी जगह पर है, पहली बार यहाँ पर हर जगह न्यूनतम बताई जाएगी, क्योंकि सरकार न्यूनतम डिसाइड करती है, मैक्सिमम भी करती है लेकिन न्यूनतम भी डिसाइड कर देती है। वो आगे मेगा सिटीज़ वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे मैक्सिमम क्या होता है, लेकिन एक नगर कहने के लिए वो न्यूनतम चीज़ें डिसाइड करेगी। जैसे कि 5000 जनसंख्या न्यूनतम होनी चाहिए, फिर 1000 लोग प्रति वर्ग मील में जनसंख्या घनत्व ये होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व क्या होना चाहिए, 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील में निवास करते हों। तीसरा क्या है कि उस शहर की 3/4 जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या पर ध्यान देने वाली बात है, कार्यशील जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो। अब 3/4 का मतलब ये है कि 75% पीपल वहाँ पर गैर कृषि कार्य करते हों। चौथा है नगरीय सुविधा। नगरीय सुविधा से मतलब क्या होता है कि मान लो वो नगर में वो सुविधाएं हैं जो एक, जैसे कि औद्योगिक विशेषताएं हो गई, वृहद आवासीय बस्तियाँ हो गई, बड़ी बड़ी बस्तियाँ हो गई आवास के लिए, कोई पर्यटन महत्व की जगह है, या फिर नगरीय सुविधाएं जैसे स्थल होते हैं जो नगरों में हमें सामान्य रूप से देखने को मिल जाते हैं। अगर वो किसी कस्बे या किसी जगह पर है तो उसको हम नगर की संज्ञा दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फिनोमिनाज की, यानी कुछ ऐसे शब्दावलियों की जिनसे हम नगरीकरण को समझ सकते हैं, या फिर नगरीकरण आगे जो यूज़ आएंगे और वर्ड उनको समझ पाएंगे। पहला है अति नगरीकरण। इसे समझने से पहले ये देख लेते हैं कि अति नगरीकरण, उपनगरीकरण, प्रति नगरीकरण क्या मतलब क्या है। ये एक प्रोसेस है, एक नगर जो जिन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है ये सिर्फ वही है, ये एक दूसरे से अटैच हैं। पहले अति नगरीकरण होगा किसी शहर में, फिर वो उपनगरीकरण की अवस्था में जाएगा, फिर वो प्रति नगरीकरण की अवस्था में जाएगा, ये उसकी प्रोसेस होंगी। अब जान लेते हैं अति नगरीकरण होता क्या है। अति नगरीकरण संबंध मतलब ये है कि एक नगर है और उसके आसपास के जो छोटे छोटे ग्रामीण इलाके हैं उनमें भी वो सभी सुविधाएं जो जैसे द्वितीय क्षेत्र की उद्योग हो गए, यंत्रीकरण हो गया, तकनीकी क्षेत्र, प्रशासनिक नेटवर्क का विस्तार यहाँ पर भी होने लग जाए, ये एक शुरुआती प्रक्रिया होगी। अब ये जो सुविधाएं हैं उनका विकास आगे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर होने लग जाएगा तो उसको हम अति नगरीकरण कह देंगे। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि नगरीय विशेषताओं का आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी फैल जाना अति नगरीकरण कहलाता है। अब अति नगरीकरण से नुकसान क्या होता है? अति नगरीकरण से होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जो रीति रिवाज, परंपराएं होती हैं
वो उनसे विपरीत काम करने लग जाते हैं, या फिर उनसे सीधा कहें वो उनको प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब ये नॉर्मल बात है, अगर कोई इंसान गांव से शहर में जाता है तो वो उतनी रीति रिवाज या फिर उतनी परंपराएं नहीं मानता जितना कि एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति मानता है। तो अति नगरीकरण का यही नुकसान होता है। वैसे अगर सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो अति नगरीकरण का भी यही नुकसान माना जाता है कि व्यक्ति अपनी रीति रिवाज और परंपराओं से विमुख हो जाता है। अब हम बात करते हैं उपनगरीकरण की। अब मान लो कि ये कोई शहर है और इसके आसपास के जो ये ग्रामीण इलाके हैं, अब इनमें नगरीकरण की सुविधाएं तो अति नगरीकरण में पहुंच चुकी थी। यानी द्वितीयक क्षेत्र अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री आसपास के इलाकों में विकसित हो चुकी थी। लेकिन नगरीकरण में क्या हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ पे आके निवास करने लगे थे, जिससे यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो गई थी। अभी जनसंख्या ओवर क्राउडिंग यानी भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ पर जाके निवास करेंगे, यानी प्रवास कर जाएंगे ये आसपास के इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर भी उतनी सुविधाएं विकसित हो चुकी थी अति नगरीकरण की प्रोसेस में कि जो उन्हें इस शहर में रहने पे मिल रही थी। तो उपनगरीकरण यही है कि लोगों का ओवर क्राउडिंग या फिर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से अपने आसपास के नगरीय इलाकों में जाकर निवास कर लेना, इसको हम उपनगरीकरण कहते हैं। अगर आप इसका एक उदाहरण देखना चाहो तो पहले एक दिल्ली शहर था। मान लो पहले अगर आप पहले की प्रोसेस में जाओगे तो पहले एक दिल्ली शहर था, उसके आसपास नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद कुछ छोटे छोटे शहर थे जो इतने डेवलप नहीं थे। यहाँ तक कि नोएडा और गुड़गांव थे एक जंगल इलाके के टाइप में थे, वहाँ पे नॉर्मल एक गांव हुआ करते थे। लेकिन जब दिल्ली में नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ी तो उद्योगों का ट्रांसफ़र या फिर कंपनीज़ का ट्रांसफ़र दिल्ली से नोएडा होने लगा, जिसकी वजह से पहले ये हो गया अति नगरीकरण की प्रोसेस, जब कंपनियों का ट्रांसफ़र दिल्ली से नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद होने लगा। लेकिन जब लोग यहाँ पर दिल्ली में भीड़ ज़्यादा होने की वजह से खुद नोएडा जाके सेटल होने लगे या फिर गुड़गांव या फिर फरीदाबाद जाके सेटल होने लगे और वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो इसको हम बोलेंगे उपनगरीकरण की प्रक्रिया। जब मेन सिटी से लोगों का प्रवास आसपास के इलाकों में हो जाता है तो हम उसको उपनगरीकरण कह देते हैं। लेकिन इस उपनगरीकरण की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि इसमें गैर कृषि योग्य क्षेत्र का ज़्यादा विकास होता है, यानी यहाँ पर नगरीय विशेषताएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दूसरा कि अगर नगर के आसपास के जो नगर पालिकाई क्षेत्र होते हैं वो उसमें समाहित हो जाते हैं। और तीसरा ये कि इसके आसपास के जो निकटवर्ती नगर हैं जो भी होते हैं उनमें संचार के साधनों का बहुत गहन विकास होता है। अगर देखा जाए तो दिल्ली से मेट्रो अगर नोएडा चली है तो वो उसका ही उदाहरण है कि संचार के साधनों का विस्तार हो जाता है एक दूसरे उपनगर में भी। अब हम पढ़ लेते हैं प्रतिनगरीकरण के बारे में, यानी काउंटर अर्बनाइजेशन। अभी हमने पहले जाना था कि एक शहर है, उसके आसपास के शहर है, यहाँ पर सुविधाएं चली गई, अब यहाँ पर लोग भी ट्रांसफ़र कर गए। अब प्रतिनगरीकरण एक जनांकिकी है और सामाजिक प्रक्रिया है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब जनांकिकी से मतलब ये है कि इसमें लोग जनांकिकी और सामाजिक का मतलब ये है कि इसमें लोग शहर से अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास करेंगे। पहले लोग यहाँ से यहाँ आए थे, लेकिन प्रतिनगरीकरण में लोग अब शहरों से निकलकर बाहर जाएंगे। वो किस लिए? क्योंकि जब यहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है, यहाँ पर और आसपास के नगरों में भी ओवर क्राउडिंग होने लग जाएगी, तो लोग यहाँ से निकल के जाने लगेंगे। ये इसका पहला कारण होता है। दूसरा कारण ये, जब संसाधनों का अभाव हो जाता है इन जगहों पर, तब भी जनसंख्या यहाँ से निकल के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवास करती है। इससे क्या होता है कि उस नगर की वृद्धि एक जगह पर रुक जाती है। अब जब लोग चले जाएंगे, वहाँ पर काम करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो नगर ऑब्वियसली रुक जाएगा, नगर का विकास रुक जाएगा। इससे उस नगर का जो फैलाव था, जो पहले इतना था, अब वो फिर कम हो जाएगा, उसका फैलाव कम हो जाएगा। अब इससे छोटे नगरों का विकास करते हैं। अगर हम इसका एक उदाहरण देखना चाहें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक इसका उदाहरण हो सकती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन विनाश के बाद जब वो सभ्यता एक वैदिक सभ्यता के रूप में विकसित हुई तो वो एक ग्रामीण सभ्यता हुई थी। ऐसे कहना वैसे मेरा गलत है, क्योंकि उसमें दोनों में लोग अलग अलग थे, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता से और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पर ओवर क्राउडिंग या फिर हम संसाधनों का इतना दोहन कर लेते हैं कि फिर एक नगरीय जनसंख्या रहने के लायक नहीं रह जाती, फिर लोग ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवास करते हैं। आज के टाइम पे कोरोना के टाइम जो लोग प्रवास कर रहे हैं तो हम वो भी इसका उदाहरण मान सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं जनगणना नगरों की, यानी सेंसस टाउन की। सेंसस टाउन ये वर्ड सबसे पहले 2011 की जनगणना में यूज़ हुआ था। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं कि किस नगर को या किस कस्बे को, किस गांव को आप जनगणना नगर कहोगे। इसके कुछ मानदंड नगर से मिलते जुलते हैं लेकिन पूरे नहीं, आपको उनमें अंतर समझना होगा। इसका पहला मानदंड है कि न्यूनतम जनसंख्या 5000, जो इसमें भी है, जो पहले नगर के क्राइटेरिया में भी थी। दूसरा है इसमें कि गैर कृषि योग्य जगह पे 75% या फिर 3/4, ये इसमें भी है, ये उसमें भी थी। तीसरा है इसमें 400 लोग 1 वर्ग किलोमीटर एरिया पर रहते हों, यानी जनसंख्या घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ये अलग है पहले वाले से, क्योंकि पहले वाले में 1000 प्रति वर्ग मील था, इसमें 400 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जो उसमें चौथा मानदंड था नगरीय सुविधाओं वाला, वो इसमें नहीं है। तो अभी आपको अंतर समझ में आया होगा जनगणना नगर और एक नगर में। अब हम नगरीकरण की वैश्विक प्रवृत्ति यानी ग्लोबल ट्रेंड कैसा रहा है अर्बनाइजेशन के मामले में, कि विश्व ने किस गति से वृद्धि करी है अर्बनाइजेशन में, वो समझ लेते हैं। इसमें यह है कि ऐसा कौन सा साल था जब वर्ल्ड पॉपुलेशन में आधे से ज़्यादा हिस्सा या फिर ग्रामीण जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या ज़्यादा हो गई थी। तो 2007 ऐसा साल था। 2007 में ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा नगरीय जनसंख्या ज़्यादा हो गई थी। 2007 से ये बढ़ रही है नगरीय जनसंख्या। 2007 के पहले से ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा थी। तो 2007 के बाद से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। 2007 से क्या 6 दशक ऐसे हैं जब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है नगरीकरण की ओर। और वैश्विक जनसंख्या की बात कर रही हूँ मैं, भारत की जनसंख्या की नहीं। तो इसमें एक जो वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट थी उसका एक आंकड़ा समझ लेते हैं कि उसने किस तरह बताया था कि 2050 तक जनसंख्या का क्या रूप होगा। तो उसने बोला था कि 2050 तक वर्ल्ड की 1/3 जनसंख्या ग्रामीण होगी, यानी अगर हम 1/3 को बोले तो 34%, और 66% जनसंख्या नगरीय हो जाएगी, यानी 1/3 जनसंख्या ग्रामीण और 2/3 जनसंख्या नगरीय है। अब इसको परसेंटेज में देखें तो 33% जनसंख्या ग्रामीण और 66% जनसंख्या नगरीय हो जाएगी 2050 तक। ये अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट ने बहुत सारे सोर्स के अनुसार ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग यही रहेगी वर्ल्ड की सिचुएशन। अब आप अपनी स्क्रीन पे चार्ट भी देख सकते हैं जिसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2007 से जनसंख्या की ग्रोथ, शहरी ग्रोथ ऊपर जाने लगी है और ग्रामीण ग्रोथ नीचे आ रही है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन प्रोस्पेक्ट 2014 की संशोधित रिपोर्ट है, क्योंकि 2014 में लास्ट रिपोर्ट आई थी और उसने जब 2050 तक के आंकड़े दिए थे संशोधित स्वरूप पेश किया था। अब अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि अर्बनाइजेशन किस किस तरीके से होता है, यानी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। नगरीकरण की वर्ल्ड प्रोसेस की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंडिया की बात करेंगे। तो नगरीकरण की जो प्रोसेस है वो एक परिवर्तन की संरचनात्मक प्रक्रिया है, मतलब एक संरचना के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। नगरीकरण सामान्य रूप से तो ये माना जाता है कि औद्योगिकरण के कारण हुआ है, लेकिन ये सिर्फ औद्योगिकरण या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ही डिपेंड नहीं करता है। इसके और भी फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में बहुत छोटे या बड़े स्तर पर कोई औद्योगिक गतिविधि चल रही है, या फिर वित्तीय प्रशासनिक संरचनाओं की स्थापना हो गई है, या फिर परिवहन संचार के साधनों का विकास हो गया है, या फिर टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पर भी। और दूसरी बात, मनोरंजन और सांस्कृतिक अगर कोई केंद्र है तो वो भी एक अर्बनाइजेशन का कारण बनता है विश्व में। लेकिन भारत में एक विशिष्ट घटना देखी जाती है जो हम समझते हैं वो क्या है। भारत में औद्योगिकरण तो बढ़ रहा है, लेकिन जिस गति से औद्योगिकरण बढ़ रहा है उस गति से हमारे देश की जनसंख्या गैर कृषि कार्यों के विमुख नहीं हो रही है। यानी कहने का मेरा सीधे सा मतलब ये है कि जिस गति से हमारे यहाँ पे आर्थिक या फिर औद्योगिक समृद्धि बढ़ रही है, उस गति से लोग कृषि से उद्योगों की ओर स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं। वो प्रोसेस स्लो है। अगर आप नॉर्मल आंकड़ा देखें तो लगभग 51 से 52% लोग अभी भी कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जबकि इससे ज़्यादा हमारे यहाँ पे औद्योगिकरण की समृद्धि दर बढ़ रही है। हम दर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर परसेंटेज की नहीं, है ना। करण यानी नगर में, शहर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो हमारी टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उतने लोग अर्बनाइज नहीं हैं।
अगर हम अर्बनाइजेशन का अपना डाटा देखें, इंडिया की स्टेज देखें पूरे वर्ल्ड में, तो ब्रिक्स कंट्री में अर्बनाइजेशन के मामले में इंडिया सबसे लास्ट में आता है। अगर हम सार्क तक की बात कर लें तो हम 5वें नंबर पे आते हैं, सिर्फ नेपाल हमसे नीचे है। बाकी सारी कंट्री अर्बनाइजेशन के मामले में, परसेंटेज के मामले में हमसे ऊपर ही हैं। तो दूसरा कारण ये है कि जिस वजह से नगरीकरण की जनसंख्या तो बढ़ रही है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर हमारे यहाँ प्रवास बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर टोटल पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पे अर्बनाइज्ड लोग कम हैं। हमारे यहाँ 65% लोग अभी भी ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं। तीसरी बात, जहाँ हमने बात करी थी कि नगर क्या होता है, जहाँ पर अधिकतम लोग गैर कृषि योग्य कार्य में लगे रहें, लेकिन जो लोग अभी भी गांव से शहरों की ओर प्रवास करने की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन वो लोग अभी भी ग्रामीण कार्यों को छोड़कर नगरीय गतिविधियों में इतने संलग्न नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ नगरीकरण की दर अलग प्रक्रिया अलग देखी गई है बजाय और देशों के। अब लोगों के अधिक प्रवासन या फिर प्रवास करने के कारण हमारे यहाँ औद्योगिक गतियाँ, हमारे यहाँ टोटल अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन कम होना और उनका गैर कृषि से नगरीय गतिविधियों में कम आना, इनके सीधे सीधे संबंध इससे ये होता है कि नगरीय विकास अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा, आधारभूत संरचनाओं या फिर आधारभूत सुविधाओं का अभाव हो जाता है नगर में। अब भारतीय संबंध में नगरीकरण की प्रक्रिया जो है उसके 3 आयाम के रूप में हम समझ सकते हैं। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक रूप में, यानी हमारे यहाँ कोई भाषाई, धार्मिक या फिर नृजातीय या फिर मतलब एक ही जात के लोग अगर एक जगह पर रह रहे हैं तो वो एक नगर के रूप में बसाएंगे। दूसरा है आर्थिक रूप में, यानी कोई क्षेत्र आर्थिक विकास या गतिविधि का केंद्र हो तो वो नगर के रूप में विकसित होता है। और तीसरा है भौगोलिक प्रक्रिया के अंतर्गत, यानी अगर कोई भौगोलिक जगह या फिर कुछ जगह अपनी अनुकूल नहीं है रहने के लिए तो लोग वहाँ से प्रवास करके दूसरे क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। यही कारण है हमारे यहाँ पर नगरों के विकास होने का या फिर नगरों की प्रक्रिया का। ये 3 आयाम हैं जिनसे भारत में नगरीकरण होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम भारत में अर्बनाइजेशन पूरा पढ़ेंगे।